तो आपको ये पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चौथा चैप्टर का काफी सारे कंसेप्ट को पढ़ लिया था, काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो आगे की चीजें हम लोग आज कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर बोली जाए कि लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग सीखा वो यही था कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि एक उदाहरण से भी बताया गया था कि 9x + 7y = 63। तो इस इक्वेशन को अगर आप रिप्रेजेंट करो तो यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। आप इसका ग्राफ पेपर पर इसे खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये सिखाया गया था लास्ट क्लास में। इसका मतलब कोई भी रैखिक समीकरण क्या होगा, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं x = 5, ठीक है, ये बताइए रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो बोलोगे सर इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो रैखिक समीकरण तो है, लेकिन ये दो चर वाला नहीं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको सीधे सीधे ध्यान रखनी है, ठीक है। अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, कभी भी आपको ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ दिखे x बराबर कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहने का मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 3, 4, 5, 3/5, 5/3, है ना, -4, कुछ भी, x कोई भी नंबर के बराबर अगर लिखा हुआ है तो इसका अगर आप ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y एक्सिस के समांतर हो जाएगा, y अक्ष के समांतर होगा। इसको कॉपी में नोट कीजिए जल्दी से, फिर उदाहरण से हम लोग समझेंगे इसे। अगर कभी आपके पास ऐसा लिखा हुआ है y किसी कांस्टेंट के बराबर, मतलब y कोई नंबर के बराबर मान लो लिख के दे दिया, तो ये एक समीकरण है। इसको जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो जो भी लाइन बनेगा, जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा वो x अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है, x अक्ष के समांतर बनेगा। तो ये नोट कीजिएगा सभी लोग, x बराबर है क्या होगा, y एक्सिस के समांतर होगा, y बराबर कांस्टेंट जो होगा वो x अक्ष के समांतर होगा। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, ठीक है। यहां पर बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, x बराबर कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है तो y के समांतर होगा, y बराबर कांस्टेंट है तो x के समांतर होगा। इसको उदाहरण से ही समझते हैं, अभी उदाहरण से समझोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं कोई एक इक्वेशन लिख रहा हूं x = 4, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं इसका ग्राफ पेपर खींचिए, है ना, ग्राफ पेपर पर इसको खींच के दिखाइए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस तरीके से एक्सिस बनाओगे, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, वाई अक्ष। यहां पर जहां पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज लास्ट क्लास में बताई गई थी। इधर आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इधर आप नंबरिंग करोगे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं -1, -2, -3, -4, इसी तरीके से आगे वो चलती जाएगी, -5, -6, इसी तरीके से, ठीक है। अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, x = 4 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए x = 4 को रिप्रेजेंट कीजिए, अभी आपको बताया गया कि x = 4, x किसी भी नंबर के बराबर अगर आपको लिखा हुआ मिले तो x बराबर कुछ कोई भी नंबर, ये y के समांतर लाइन होगा, ठीक है। ये क्या बोला गया, y एक्सिस के समांतर लाइन होगा। तो यहां से आपको ये समझ में, सबसे पहले आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि x = 4 जो होगा ये y एक्सिस के समांतर होगा। किसके समांतर होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लिया कि y एक्सिस का समांतर होगा। अब कहां पर खींचोगे, x का मान 4 कहां पर है, x से 4 के बराबर मतलब पॉजिटिव साइड, है ना। तो यहां पर आप देखोगे x का मान जो 4 है वो कुछ यहां पर है, इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है, x = 4। और x = 4 पे y के समांतर अगर लाइन खींचोगे तो आप कुछ इस प्रकार से खींचोगे, y एक्सिस के पैरेलल। तो y एक्सिस खड़ी रेखा होती है, इसके पैरेलल देखो मैं लाइन बना दिया, है ना। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है यही है आपका x = 4। ये समझ में आया कैसे किया, सबसे पहले ये डिसाइड किया कि ये y के समांतर होगा क्योंकि x किसी नंबर के बराबर है, ठीक है। फिर y के समांतर खींच दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं
कि रिप्रेजेंट कीजिए आप 3y प्लस 9 बराबर 0। ये ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं 3y प्लस 9 बराबर 0। यहां से बताइए 3y का मान कितना आएगा। आप बोलोगे सर 3y का मान -9 के बराबर आएगा। यहां से y का मान कितना आ जाएगा, -9/3, यानी -3। इतना क्लियर है ना, y का मान -3 के बराबर आया, इतना क्लियर है। अब y बराबर -3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप बताओ y बराबर कोई नंबर लिखा हुआ है, ये x एक्सिस के समांतर होगा या y के समांतर होगा, ये बताइए। अगर y बराबर कोई नंबर है तो किसके समांतर होगा। आप बोलोगे x एक्सिस के समांतर होगा। y बराबर कुछ कांस्टेंट है तो x एक्सिस के समांतर होगा, ठीक है। और y x एक्सिस के समांतर कहां पर होगा, जहां पर y का मान -3 हो रहा है। तो देखिए y का मान -3 कहां पर हो रहा है, तो y का मान -3 कुछ यहां पर है ना, ये बिंदु जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, y का मान -3 है नीचे की तरफ, है ना। तो यहां पर से आप x एक्सिस के समांतर एक लाइन खींच दो, ये जो बन रहा है आपको, यही हमारा है y बराबर -3। इतना क्लियर है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लोगे। ये बताइए, इतनी बातें समझ में आई, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई भी डाउट रह भी गया आपका तो एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 2x + 8 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब पहला क्वेश्चन है इसमें एक चर वाला, दूसरा क्वेश्चन है दो चर वाला। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कभी भी आपको ये बोला जाए कि एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण कीजिए, है ना, अभी आपको ये नहीं देखना, ठीक है, इसको नहीं देखना आपको दो चर वाला, सिर्फ एक चर वाला देखिए, ठीक है। तो एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण कहने का ये मतलब होता है कि उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो भी इक्वेशन आपको दिया गया है उसे आप सबसे पहले लिखोगे 2x + 8 = 0। तो लिख दिया हुआ है 2x + 8 0 के बराबर। यहां से आप लिख सकते हो ना 2x कितने के बराबर, 2x - 8 के बराबर। यहां से आपका x का मान कितना आ रहा है ये बताइए, तो x का मान -8/2 लिखोगे, यानी 4 के बराबर, -4 के बराबर। तो यहां से x बराबर -4 के होगा। ये सभी को समझ में आया, ये तो सभी को समझ में आया होगा कि x -4 के बराबर आ गया, ठीक है। अब x -4 के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण करना है, ठीक है। एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण का मतलब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, संख्या रेखा ड्रॉ करोगे इस प्रकार से। आपको पता है कि सबसे बीच में आप 0 लिखते हो, ठीक है। 0 के दाएं साइड, आपके राइट हैंड साइड सब पॉजिटिव नंबर्स लिखा जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 के बाएं तरफ, है ना, बाएं तरफ आप नेगेटिव नंबर्स लिखते हो, ऋणात्मक नंबर्स लिखते हो, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। और भी आगे तरफ आप लिख सकते हो -6 -7 एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए आपको रिप्रेजेंट करना क्या, -4, x बराबर -4 कहां पर होगा, तो x बराबर -4 हमें यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो x का मान -4 के बराबर है, यहां पर आप एक बड़ा सा गोला लगा दोगे, है ना। तो ये हमारा दिखा रहा है x बराबर -4। ये क्लियर है, तो इसे ही कहते हैं एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण। ये क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है, ये बताइए, इतना क्लियर तो बताइए। अब आगे अगला जो क्वेश्चन है दो चर वाला, वो सीखेंगे, एक ठीक है। बार और समझा दो सर। अच्छा यहां तक समझ में आया क्या कि आपको x बराबर -4 निकला, है ना। x बराबर -4 निकाल लिया, जो भी इक्वेशन दिया गया है इसको बस सॉल्व किया। 2x + 8 अगर आज 0 के बराबर है तो 2x - 8 के बराबर होगा, यानी x का मान -4 होगा। अब x का मान -4 कहां पर होगा, अब यहाँ पर देखो 0 1, इधर आप पॉजिटिव नंबर लिखते हो, इधर नेगेटिव नंबर लिखते हो, तो यहाँ पर भी -4 है, उसको आप एक बड़ा डॉट बना के इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ x बराबर -4। अगर आपको बोला जाता कि इसी को मैं दूसरे, यहीं पर मैं एक और डेटा लेके बता रहा हूं, मान लो आपको बोला जाए x बराबर 3 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो x बराबर 3 कहां पर होगा, यहां पर है x बराबर 3। तो इस वाले को आप जो पॉइंट बन रहा है
इसे लिखोगे x बराबर 3, है ना। ये हो गया एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, चलिए अब अगर आपसे बोला जाए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, दो चर वाला निरूपण। तो दो चर वाला कहने का क्या मतलब होता है, जो प्लेन होता है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, वहां पर उसको रिप्रेजेंट करना है आपको। जैसे आपको लिखा क्या गया 2x + 8 = 0, तो जो इक्वेशन लिखा है सबसे पहले तो आप उसे ही लिखोगे। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है 2x + 8 = 0। यहां से फिर से आप इसको सोल्व करोगे तो x का मान तो -4 के बराबर ही आएगा, है ना। अभी आपने सोल्व किया, ठीक है, अभी ऊपर में सोल्व करके दिखाया गया था x का मान -4 के बराबर आएगा। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इसे प्लेन पे कुछ x एक्सिस और y एक्सिस बनाकर उस प्लेन पे अगर उस लाइन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो ये मुझे बताइए कि ये x एक्सिस के पैरेलल बनेगा या y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। बस इतना पहले डिसाइड करना है, ये बताइए। अगर मैं कह रहा हूं कि x बराबर कुछ कांस्टेंट किसी नंबर के बराबर है, x कोई नंबर के बराबर है, x -4 के बराबर है, तो ये x एक्सिस के समांतर होगा या y एक्सिस के समांतर होगा, ये बताइए। आप बोलोगे x किसी नंबर के जब बराबर होता है तो y के समांतर होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। x किसी नंबर के बराबर होगा तो y के समांतर होगा, y किसी नंबर के बराबर होगा तो x के समांतर होगा, उल्टा होता है। तो यहां पर क्या दिख रहा है, x -4 के बराबर, मतलब जो भी लाइन बनेगा वो y के समांतर बनेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो भी होगा वो y अक्ष यानी y एक्सिस के समांतर होगा। ठीक है, y एक्सिस के समांतर होगा। अब y एक्सिस के समांतर कहां पर खींचोगे, है ना, y एक्सिस के पैरेलल कहां पर खींचोगे, y एक्सिस के समांतर मतलब खड़ी रेखा खड़ी होगी। ठीक है, x का मान जहां -4 है तो आप यहां पर कुछ स्केल्स इस तरीके से बनाते हो ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं यहां पर बना दे रहा हूं -1 -2 -3 -4 -5। y का मैं पॉजिटिव ऊपर बना रहा हूं 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है आपका। चलिए अब मैं कह रहा हूं x का मान -4, मुझे बताइए ये वाला मान सही होगा क्या, x का मान -4, हाँ या ना। जहां पर मैं तीर बना रहा हूं अभी, ये सही है क्या, ये x का मान -4 दिखा रहा है क्या, जहां पर हाँ अभी सर। तीर बनाओ। ये x का पॉजिटिव मान है, x बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये नहीं होगा। x बराबर -4 कहां होगा, बाएं तरफ होगा, तो x बराबर -4 आपको यहां पर दिख रहा होगा। अब यहां पर से y के समांतर मतलब एक खड़ा लाइन खींच दो, बस आप अपना स्केल लोगे और यहां से एक y के पैरेलल एक खड़ी लाइन इस तरीके से खींच दोगे, तो ये जो आपको दिख रहा है, तीर का निशान बनाना नहीं भूलना है इस तरीके से। तो ये जो दिख रहा है आपको x बराबर -4, ये क्लियर है। सर जो ये y के समानांतर -4 है सर, जो हाँ, सर उसके उस पे नहीं आएगी -4 है y वाले पर। फिर से बताइए, -4 क्या, -4 वाली लाइन पर, -4 वाली y लाइन पे वाली, ही बना रहा। सर अच्छा, y मतलब वाली आप, पर। अच्छा ऐसे आप बनाना सोच रहे हो इस तरीके से, ये सर। ये x के समांतर हो गया ना, ये तो x एक्सिस के समांतर हो गया। ये सर। समांतर समझ रहे हो ना, पैरेलल। अगर मैं दो लाइन कुछ इस तरीके से बनाऊं जो कभी नहीं इंटरसेक्ट करती, वो पैरेलल होती है। तो यहां पर आपको ये दिख रहा है, जो नीचे में लाइन दिख रहा है, इसको मैं दूसरे कलर का बना दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। अगर मैं ब्लू कलर से नीचे में इस तरीके से बना दूं, तो ब्लू वाला लाइन आप बताओ, ये एक्स एक्सिस के समांतर है। ठीक है, रेड वाला वाई के समांतर है। तो यहां पर आपको कंसेप्ट सीधे याद रखना है कि जब भी एक्स किसी नंबर के पैरेलल आएगा, बराबर आएगा, तो वाई के समांतर रहेगा, एक्स के समांतर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से लाल वाला लाइन सही होगा। ठीक है, ब्लू वाला गलत होगा। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि आप चलो ये रिप्रेजेंट करके दिखाइए, मैं इसी ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये समझ लिए ना सभी लोग। अब इसी पे मैं बोल रहा हूं कि चलो इसको रिप्रेजेंट कीजिए। मैं बोल रहा हूं 3y -9 = 0। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, 3y - 9 = 0।
इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा ये बताइए। इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा ना 3y माइनस 9 बराबर 0 को सोल्व करने पे आपको मिलेगा 3y 9 के बराबर। y यहां से मिल जाएगा आपको 3 के बराबर, y बराबर 9/3 यानी 3 के बराबर। इतना सभी को समझ में आ रहा है, y बराबर 3 आ रहा है हमारा, इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए y अगर 3 के बराबर है, y अगर 3 के बराबर है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले ये आना चाहिए कि y बराबर 3 जो होगा वो एक्स एक्सिस के समांतर होगा, एक पड़ी रेखा होगी। ठीक है, किसके समांतर होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स अक्ष के पैरेलल होगा। ठीक है, समांतर होगा। अब y जहां पर भी 3 है, पहले y को 3 खोजो, y का 3, तो y का 3 कहां पर है? ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये y का 3 है, y एक्सिस पे पॉजिटिव साइड है। अब इस बिंदु से आप x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस बिंदु से आप y x के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार से करोगे। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन अभी दिख रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? y बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आया? इतना कर लोगे अगर आपके एग्जाम में आएगा तो। सर ये 2 चर वाला कैसे होगा? ये 2 चर वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे। ठीक है, इक्वेशन एक चर वाला है। ठीक है, इक्वेशन एक चर ही वाला है, y बराबर 3 का एक चर का इक्वेशन है, लेकिन इसको बोला जाएगा कि 2 चर वाला ज्यामितीय निरूपण कीजिए, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेना है आपको। चलिए, तो यही था हमारा। तो इस सॉल्यूशन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चर वाला बोला जाएगा तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिएगा, 2 चर वाला बोला जाए तो एक्सिस पे रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, अब इतना ही क्वेश्चन 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, मतलब चौथे चैप्टर में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अभी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जितना भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, टोटल 6 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े सभी को जल्दी करके रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो बस रिवीजन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था आपको यही बोला गया था कि कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आप लिख सकते हो, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 2x माइनस, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा था कि 2x बराबर 3y प्लस 8, तो इसको आपने इस तरीके से लिखा था 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, मतलब दाएं साइड हमेशा एक 0 लेके आ गया आप। ठीक है, दाएं साइड 0 लेके आया और 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 लिख दिया। यहां से आप कह रहे थे 2x, फिर यहां पर प्लस लगा दिया और ये किया माइनस 3y, और यहां पर प्लस लगा के ये माइनस 8 बराबर 0। और इसको अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर दूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कर दूं, तो यहां से आपको दिखता है कि a का मान 2 के बराबर है, b का मान -3 के बराबर है और c का मान -8 के बराबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यही सीखा था कि कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि a और b का मान 0 नहीं हो सकता है। अब a और b का मान 0 क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप बोलोगे कि सर a और b का मान 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर मान लो आपने a को 0 कर दिया या b को 0 कर दिया, देखो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, इसको मिटा के मैं लिख रहा हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मान लो अगर आपने a को 0 रख दिया तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, ये मिलेगा 0 इंटू एक्स, है ना, प्लस बी वाई बराबर सी, यानी ये x वाला जो टर्म है ये 0 इंटू एक्स होने के कारण ये 0 हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास बी वाई प्लस सी बराबर 0। और ये जो है ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण फिर नहीं कहलाएगा, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, है ना, इसमें सिर्फ एक चर दिख रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख रहे हो, कभी भी आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख रहे हो, तो जो भी x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है और जो y का गुणांक है, a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। c हमारा 0 के बराबर हो सकता है।
c 0 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, तो ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो 2x प्लस 3y बराबर 0, तो ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एक में देखो एक कांस्टेंट नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर 4, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है ना, तो c का जो मान है वो 0 भी हो सकता है और 0 के बराबर नहीं भी हो सकता। तो c के बारे में कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, a और b पे कंडीशन दिख रहा है कि a और b क्या है, दोनों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर है? ठीक। इसके आगे आपने ये सीखा कि दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण होगा उसका अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं मान होता कि एक ही हल होगा या दो हल होगा, अनगिनत हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब ये होता है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। इसको समझाने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हो। अच्छा कविता आप लास्ट में याद दिलाइएगा, लास्ट में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, चैट सेक्शन में आप मत लिखो बार बार, ठीक है। अब देखिए अगर मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? सॉल्यूशन यानी हल का मान क्या होता है? वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, मतलब LHS और RHS बराबर हो जाए। तो अगर आप x का मान 1 रखोगे तो y का मान कितना आएगा? y का मान 9 आ जाएगा, 1 और 9 मिलकर 10 हो जाएंगे। अगर x का मान आप 2 रखोगे तो y का मान 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी आप पुट कर सकते हो, x का मान आपने 3 रखा तो y का मान 7 आ जाएगा। x का मान आप 10 रख दोगे y का मान 0 आ जाएगा, है ना। x का मान आप -5 रखोगे y का मान 15 आ जाएगा, है ना। तो x का मान कुछ भी रखोगे, 3/5 रखोगे, y का मान कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। सोल्व करोगे आप x का मान उसमें पुट करके, तो x का मान आप कुछ भी रखोगे y का एक नया मान आ जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं इसका कोई अंत नहीं है सर, तो अनंत सॉल्यूशन होंगे, अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। इतना क्लियर है? कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा? अनगिनत हल होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने ये सीखा कि दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है, मतलब जब ग्राफ आप उसका खींचते हो तो उसका ग्राफ जो होगा एक सरल रेखा यानी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी गया था 9x प्लस 7y इक्वल टू 63, है ना। तो ये आपको बताया गया कि 9x प्लस 7y बराबर 63 का जब आपने ग्राफ खींचा, या एक क्वेश्चन और कराया गया था 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आया, ग्राफ कैसे खींचते हैं सर? अच्छा ग्राफ के लिए लास्ट क्लास में सिखाया गया था, अगर आपको डाउट है तो क्लास के एंड में रुक के पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें यहाँ पर नहीं डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्लास के एंड में आप पूछ लेना रुक कर, ठीक है। आपने लास्ट क्लास किया था या नहीं किया था ये बताइए? नहीं किया सर। ठीक है, तो दो चीज कर सकते हो आप, या तो क्लास में के एंड में रुक के पूछ लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पे आप उस क्लास को दोबारा से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए ग्राफ क्या होता है, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब ग्राफ खींचते हो, रैखिक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसका जो आलेख होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब यहां पर ये तो हमने सीखा कि अगर कोई भी ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका अगर आप ग्राफ खींचोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो कहीं से भी कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेकिन यहां से आपको ये भी अभी अभी आपको ये बताया गया इसके आगे कि अगर आपके पास x बराबर कोई नंबर लिखा हुआ है, x बराबर कोई कांस्टेंट है, तो ये भी एक रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो अगर रैखिक समीकरण तो ये भी सरल रेखा ही होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यह भी एक सरल रेखा ही होगा। y बराबर कोई नंबर लिखा हुआ है तो यह भी एक रैखिक समीकरण है एक चर वाला, तो यह भी एक सरल रेखा होगा। लेकिन ये जो सरल रेखा होगा ये x बराबर कांस्टेंट है तो y अक्ष के y एक्सिस के समांतर होगा, है ना। और अगर y किसी नंबर के बराबर है तो ये x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए उसके बाद एक चीज और आपको पढ़ना है, कभी भी अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, अगर कभी भी मैं इस तरीके से लिख दूं x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहने का मतलब होता है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये y एक्सिस का समीकरण है ना, y अक्ष का समीकरण है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
तो अगर मैं कभी लिख दूं x बराबर 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, y एक्सिस का वो समीकरण है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि y एक्सिस का समीकरण बताइए, तो आप बोलिएगा x बराबर 0। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं पूछूं कि x अक्ष का समीकरण बताइए, x अक्ष का समीकरण बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, ये बताओ। तो अगर y अक्ष का समीकरण में x 0 के बराबर हो रहा है तो x अक्ष के समीकरण में y 0 के बराबर हो जाएगा, है ना, y 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि x बराबर 0 किस चीज को दिखा रहा है, y एक्सिस का इक्वेशन। y बराबर 0 क्या दिखा रहा है, x एक्सिस का इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। इतना ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि x एक्सिस का समीकरण क्या है, y एक्सिस का समीकरण क्या है। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। सबसे पहले आपको ये बोला गया कि x बराबर 0 क्या है, y अक्ष का समीकरण। ठीक है, उसके बाद आपको ये बोला गया y बराबर 0 क्या है, x अक्ष का समीकरण। उसके बाद आपको ये बोला गया कि x बराबर 1 क्या है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, और x y बराबर कोई नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। ठीक है, ये सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है y बराबर mx। तो अगर y बराबर mx के रूप में कोई समीकरण आपको दिया गया है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूं फिर समझ में आएगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, y बराबर 3x, अगर बोलो मैं आपसे पूछूं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, सबसे पहले बताइए दो चर है कि नहीं। आप बोलोगे सर दो चर है, ठीक है, पहला चीज है रैखिक है कि नहीं, इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, 1 से बड़ा पावर नहीं है, तो ये रैखिक भी है। और यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, समीकरण भी है ना। तो कहेंगे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि y बराबर 3x जो है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो अभी अभी आपको बताया गया कि दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण हो, उसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पेपर पर तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सरल रेखा आएगी। इसका मतलब ये तो क्लियर है ना कि y बराबर 3x क्या होगा, एक सरल रेखा को दिखा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज स्पेशल चीज आपको ये ध्यान रखना है कि y बराबर mx यानी y बराबर 3x कुछ इस प्रकार का लिखा रहेगा, तो ये मूल बिंदु है ना, यानी ओरिजिन से पास करते हुए ये लाइन जाएगा, है ना, मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे होता है ना, यहां से आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है। तो अगर मैं इस तरीके से बॉक्स बनाऊं, ठीक है, टेबल बनाऊं, आपको बताया गया था ग्राफ आप किस तरीके से बनाते हो। यहां पर मैं x लिख रहा हूं, यहां पर y लिख रहा हूं। मुझे ये बताइए x का मान अगर 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा। तो आप इस क्वेश्चन में x का मान 0 रख के देखो, तो इस इक्वेशन में x का मान जैसे ही आप 0 रखोगे तो y का मान कितना आ रहा है, कोई बता सकता है क्या। 3 इंटू 0 कितना होगा, तो 0 ही आएगा। तो आप बोलोगे सर x का मान जैसे ही 0 रखा तो y का मान भी 0 आ गया, है ना, y का मान भी 0 आ गया। इससे ये क्लियर हो रहा है ना कि ये 0 0 से क्रॉस करेगा, है ना, बिंदु 0 0 से क्रॉस करेगा, क्योंकि x का मान जब 0 है तो y का मान 0 है, और x का मान अगर 0 है, बिंदु 0 0 से क्रॉस करने का मतलब बिंदु 0 0 को ही आप ऑरिजिन कहते हो, इसे ही मूल बिंदु कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी रेखा है मूल बिंदु यानी ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। ये क्लियर है। y बराबर 3x, y बराबर 4x, कुछ भी मैं इस तरीके से लिख दूं, अगर मैं लिख दूं y बराबर 4x तो ये भी ऑरिजिन से गुजरेगा, x का मान 0 रखोगे y का मान 0 आ जाएगा। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए सीधे सीधे इसी प्रकार से नहीं देगा, इस तरीके से लिख के दिया जा सकता है। मान लो मैं इस तरीके से लिख दूं 4x प्लस 9y बराबर 0, ये ऑरिजिन से गुजरेगा या नहीं, ये मूल बिंदु से गुजरेगा या नहीं, हाँ या ना, बस इतना बताइए। गुजरेगा सर। ऐसा क्यों, आप बोल रहे हो कि 9y जो होगा यहां से मिल जाएगा -4x के बराबर, यहां से y का मान आपको मिल जाएगा -4/9 गुना x, मतलब फिर से दिख रहा है ना y बराबर mx का फॉर्म, है ना, m कोई भी नंबर हो सकता है, इतना क्लियर है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि y बराबर mx का फॉर्म दिख रहा है, तो ये भी ऑरिजिन से गुजरेगा। ठीक है, तो ये भी ऑरिजिन से गुजरेगा, इतना क्लियर है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि y बराबर mx का फॉर्म का कोई भी लाइन रहेगा तो वो ऑरिजिन यानी मूल बिंदु से होकर गुजरने वाला लाइन को दिखाता है। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या होती है सर। फिर से बताइए क्या बोला आपने। mx फॉर्म क्या होती है सर।
वही तो बता रहा था ना, देखो यहाँ पर बताया गया आपको कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ये एक फॉर्म है, जैसे अगर मैं लिखूं y बराबर mx, ठीक है, y और x तो रहेगा ही, m के जगह पर कोई भी नंबर रह सकता है, मतलब मैं लिख दूं y बराबर 3x, है ना, ये दोनों मिलता जुलता है ना, इससे आप कंपेयर कर सकते हो, m का मान 3 के बराबर रख दिया, y बराबर 2x लिख दिया, या मैं y बराबर -9x लिख दिया, या सिर्फ ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y प्लस 4x बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं y प्लस 4x बराबर 0 लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आप बोल सकते हो ना y बराबर -4x, मतलब ये y बराबर mx का रूप में है, m का मान -4 है ना, तो इससे मिलता जुलता, मतलब y बराबर mx के फॉर्म का इस रूप में अगर कोई लाइन आपको दिख रहा है, तो बोलोगे कि ये ऑरिजिन से गुजरेगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक चीज जो इंपॉर्टेंट था, आपको ये बोला गया था, ये नोट कर लीजिए, अगर मैं लिख रहा हूं बिंदु 2 1, ठीक है, कोई भी समीकरण 2x प्लस वाई में लिख दे रहा हूं, और ये आ जाएगा हमारा 5, तो ये आपको दिख रहा होगा कि बिंदु 2 1 जो है 2x प्लस वाई बराबर 5 का एक हल है। हल क्यों है? क्योंकि x का मान 2 और y का मान जब 5 पुट करोगे तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो दो तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, दो तरीके से लिखा जाता है। पहला आप इस तरीके से लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है ना। अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि बिंदु 2 1 जो है इस समीकरण का हल है, ठीक है, बिंदु 2 1 समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 का एक हल है, यह कहना, या मैं बोलूं कि बिंदु 2 1 जो है इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, दोनों ही मतलब सेम होता है, दोनों ही बातें सेम होती है, बस बोलने का अलग अलग तरीका है। तो इससे यह समझ में आता है कि कोई भी बिंदु अगर समीकरण का हल होगा तो वह उसके आलेख पर स्थित होगा, अगर आलेख पर स्थित है तो वह उसका हल होगा, ठीक है। यही चीज लिखा गया यहां पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का हल होता है, ठीक है। पहला चीज तो ये समझ में आया। दूसरा चीज, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल जो होगा रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होगा, ठीक है, मतलब दोनों ही बातें सेम होती है कि अगर हल है तो वो उसके आलेख पर स्थित होगा, और आलेख पर स्थित है तो उसका हल होगा। अगर मैं इसको एक्सिस पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको इस तरीके से समझना है, अगर मैं लिख दूं 2x प्लस वाई बराबर 5, इसका जब ग्राफ आप खींचोगे तो कुछ इस तरीके से मान लो चला गया, तो ये जो लाइन आ गया 2x प्लस वाई बराबर 5। अब ये जो लाइन है अनगिनत बिंदु से मिलकर बना होगा, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पर स्थित है, ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे? हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या आपका? ठीक, तो जितने भी बिंदु होंगे इस लाइन पर, ये सभी बिंदु क्या होंगे? इस समीकरण का हल होगा, ठीक है। और यहां से ये भी समझ में आ रहा है कि जितने भी हल होंगे इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो दो तरीके से बोला जा सकता है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। या तो बोलूं कि बिंदु, कोई भी बिंदु दे दिया जाए 2 1 इस समीकरण का हल है, ये कहना, या मैं बोलूं कि बिंदु 2 1 जो है इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, दोनों ही बातें सेम होगी। इतना समझ में आया? ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है तो बताइए, आगे की हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 12 चैप्टर जो आपका है हीरोन्स फार्मूला, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इतना क्लियर है? हाँ गायत्री बताइए, क्या डाउट है आपका? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर एक बार दोबारा रिवाइज करवा दीजिए। चलिए ये वाला पॉइंट ना, चलिए इस पॉइंट को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो एक मैं सिंपल सा एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, x प्लस वाई बराबर, मैं सिंपल सा ले रहा हूँ 8, ठीक है, x प्लस वाई 8 के बराबर। अगर इसका जब आप ग्राफ खींचते हो तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, आप लाइन खींचोगे कुछ इस प्रकार से लाइन चला जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई बराबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, x प्लस वाई बराबर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर ये जो लाइन है इसमें सिर्फ एक बिंदु होंगे या अनंत बिंदु होंगे? ये अनंत बिंदु से मिलकर बना होगा ना, तो आपको ये पता है कि ये तो सर अनंत बिंदुओं से मिलकर बने होंगे,
एक बिंदु यहाँ पर हो सकता है 4 4, है ना, 4 4 मिलके 8 बनेगा। एक बिंदु हो सकता है 2 6, है ना, एक बिंदु हो सकता है 6 2, एक बिंदु हो सकता है 7 1। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि जितने भी ये सारे हल जो मैं लिख रहा हूं 2 6 6 2 7 1, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो कहां पर स्थित होंगे, इस लाइन के ऊपर ही स्थित होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 7 1 कुछ यहां पर स्थित हो, है ना। तो 7 1 6 2 2 6 जो भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सभी पॉइंट क्या होंगे, इस लाइन पर स्थित होंगे। क्लियर है। और जो भी पॉइंट्स, यहां से दूसरा चीज ये समझ में आ रहा है कि जो भी पॉइंट्स इस लाइन पर होंगे, जो भी बिंदु इस लाइन पर होंगे, वो सभी पॉइंट क्या होंगे, इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो लैंग्वेज आपके एग्जाम में लिख के दिया जाता है कि बिंदु 3 4 दिया गया समीकरण का हल है, या लिखा जाएगा बिंदु 3 4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। तो दोनों ही का मतलब सेम समझना है आपको। ठीक है, दोनों ही सेम बातें होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर स्क्रीन नहीं दिखेगी थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ी देर वेट करना है, फिर से स्क्रीन दिखेगी। एक उसी फिर से स्क्रीन दिखने लगेगी तो माइक, चलिए माइक बंद कीजिए जगदीप। दिखने लग गई सर स्क्रीन दिख सर। रही है, चलिए ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है ना। यस जितने गाने तू चुप नहीं रहेगा। चलिए माइक सभी को बंद रखना। चलिए तो अगला जो चैप्टर है हमारा, अगला जो कंसेप्ट है 9 and 12, मतलब आपका जो 12th चैप्टर है, क्लास 9 का जो 12th चैप्टर है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का सूत्र। अब इतना तो आपको पता होगा हीरोन्स फार्मूला हम लोग यूज कहां पर करते हैं, ये बताइए, किसी को पता है क्या हीरोन्स फार्मूला का यूज किस चीज के लिए करते हैं? डब्बे के लिए। हीरोन्स फार्मूला का यूज क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं किस चीज का, ये बताइए। हीरोन्स सर फार्मूला ये सभी ने पवन पढ़ा तो मलिक, होगा अपने स्कूल में। हेलो सर, ये पवन मलिक और ये सर कोई विवेक रवि के नाम से बच्चे दोनों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो चलिए माइक बंद रखना है अभी आपको। ठीक है, चलिए चलिए अब बताइए हीरोन्स फार्मूला का यूज आप लोग क्या में करते हो, ये बताइए। तो आपको पता है कि हीरोन्स फार्मूला का यूज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। लेकिन हीरोन्स फार्मूला पे आने के पहले, है ना, हीरोन्स फार्मूला पढ़ने के पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए कि इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसके क्षेत्रफल के लिए फार्मूला सबसे पहले तो आप यही बोलोगे कि क्षेत्रफल के लिए सर हमने पढ़ा है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये याद है सभी को, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ रखा है कि आधार किसे कहते हैं, ऊंचाई किसे कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, जहां पर मैं कह रहा हूं, अगर मान लो आधार हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो अगर आधार आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का ऊंचाई, इस त्रिभुज का ऊंचाई मैं कह रहा हूं 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बोलोगे क्षेत्रफल के लिए सर फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू 8 इंटू 5, यहां से आपको मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आधार और ऊंचाई दे दिया जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लो। अब ये जो फॉर्मूला है ये सभी प्रकार के त्रिभुज में लग सकता है। ठीक है, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, सभी में ये लगेगा। ठीक है,
लेकिन कंडीशन यही है कि जब आपको आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला आप लगा पाओगे, है ना। आधार का मान पता हो, ऊंचाई का मान पता हो, तभी ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। मान लो अगर आपके पास इस फॉर्मूला पे आधारित एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको क्षेत्रफल ही पूछा जाए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको दे दूं, ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है, ठीक है, इसकी ऊंचाई मैं दे रहा हूं 20 सेंटीमीटर, तो इसका आधार कितना होगा ये बताइए। तो आप इसका आधार भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहां से बोलोगे सर फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, एरिया बराबर 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, और 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का मान 80 के बराबर दिया गया, ठीक है। यहां से बोलोगे 1/2 को तो 1/2 आपने लिखा, आधार हमें कैलकुलेट करना है तो आधार को मैं आधार लिख रहा हूं, ठीक है, जो हमें नहीं पता। ऊंचाई आपको दिया गया है 20 के बराबर, है ना, तो यहां से 80 सेंटीमीटर पर है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, तो यहां से आप आधार कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहां से आधार आपको मिलेगा 80/10 यानी 8 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आया कि क्षेत्रफल के लिए आप 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करोगे। हो सकता है कि क्षेत्रफल दे दिया जाए, आधार दे दिया जाए, ऊंचाई पूछ लिया जाए, या क्षेत्रफल देकर ऊंचाई देके आधार आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कर लेने, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा ए के बराबर है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल के लिए भी एक फार्मूला आपने पढ़ा है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही लगेगा। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा बराबर है ए सेंटीमीटर, तो इसके क्षेत्रफल के लिए आप क्या करते हो, √3/4 गुना ए स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ ए का मान 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ पर आप हीरोन्स फॉर्मूला नहीं यूज करते, ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे बोलोगे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुना 4 का वर्ग, यानी √3/4 गुना 4 गुना 4, है ना। तो यहां से आपको मिल जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर समबाहु त्रिभुज दिया जाएगा तो अब तो ये फार्मूला यूज कर लोगे, ठीक है। अगर आधार और ऊंचाई दिया जाएगा तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई यूज करोगे। लेकिन मान लो आपके पास एक त्रिभुज ऐसा है, मान लो एक त्रिभुज है हमारे पास जिसकी तीनों भुजा बस दे रखी है, ठीक है, तीनों भुजा दी गई है ए बी सी, या मैं ए बी सी के जगह पर सिंपली अभी के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो अभी वाले जितने भी फॉर्मूला अब तक हमने पढ़ा उससे ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बता पाए, है ना, क्योंकि हमें तीनों भुजा पता है, ऊंचाई नहीं पता, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई भी त्रिभुज हो आपके पास जिसकी तीनों ही भुजा बस दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, कोई विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा आपको दे रखी है ए बी और सी, तो इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज यहां पर आता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि विषम बाहु त्रिभुज के लिए ही लगाएंगे, लेकिन आमतौर पर विषम बाहु त्रिभुज के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। अब हीरोन का सूत्र होता क्या है, ठीक है, हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला पहले सीखते हैं। मान लो आपके पास तीनों ही भुजा दे रखी है ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, तो इसके क्षेत्रफल के लिए हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि इसका क्षेत्रफल जो होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला है S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ठीक है। जहां आपको ये तो दिख रहा है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी तीनों भुजा है, ए बी सी क्या है, तीनों भुजा है। एस क्या है, तो एस अर्ध परिमाप होता है, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अब अर्ध परिमाप नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको, परिमाप का आधा, है ना, परिमाप का आधा होगा, मतलब
परिमाप क्या होता है, तीनों ही भुजा को जोड़ दोगे और 2 से भाग लगा दोगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो s का मान क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इतना क्लियर है, ये बताइए, इतना क्लियर है फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है, s बराबर s क्षेत्रफल बराबर s वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, जहां पर ए बी सी भुजा है और s अर्ध परिमाप है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक त्रिभुज आपको दिया गया है जिसकी भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करके बताओ। तो आप बोलोगे सर मान लेते हैं कि ए का मान 13 सेंटीमीटर है, बी का मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर के बराबर है और सी का मान 15 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, 13, 14, 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है कि तीनों भुजा अगर हमें पता है तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए। तो हीरोन्स के फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, यानी एस का मान कैलकुलेट करोगे। एस क्या होता है, तीनों ही भुजा को जोड़ते हो और 2 से भाग लगा देते हो। तो यहां से आप बोलोगे 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2, यानी आपको मिलेगा 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप कैलकुलेट कर लिया, इसका मान आपने निकाला 21 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, अब बोलोगे क्षेत्रफल बराबर, है ना, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे, वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां से आप लिखोगे वर्गमूल, s का मान आप लिख रहे हो 21, s माइनस ए लिखोगे 21 माइनस 13, है ना, 21 माइनस 13, ए का मान आपको 13 दिया हुआ है। फिर आप लिखोगे 21 माइनस 14, फिर आप क्या लिखोगे 21 माइनस 15। ठीक है, चलिए 21 की जगह पर तो मैं 21 ही लिख रहा हूं। 21 माइनस 13 कितना आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 21 माइनस 14 कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 7। ठीक है, और 21 माइनस 15 कितना आ जाएगा, ये 15 है, तो 21 माइनस 15 आ जाएगा आपका 6। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ये बताइए, इतना क्लियर है। चलिए अब इसको आप सॉल्व करोगे, वर्गमूल 21 को आप क्या लिखोगे, 21 को आप लिख सकते हो 7 गुना 3। ठीक है, 8 को लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 लिख दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 7 को मैं सिर्फ 7 लिख सकता हूं क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, 7 को मैं 7 ही लिख दिया। 6 को आप लिख सकते हो 3 गुना 2, ये क्लियर है, 7 को आप लिख सकते हो 3 गुना 2। यहां से आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, अब मैं वर्गमूल हटा रहा हूं, अब यहां से आप पेयरिंग बनाओगे, तो आपको दिख रहा है एक साथ यहाँ पर, एक साथ यहाँ है, आप तो ये 3 गुना में ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। चलो इसको मैं समझा रहा हूं। 21 को 21 को आप लिख सकते हो ना 7 गुना 3, 7 गुना 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 21 मिलेगा ना। तो ये जो 21 है, बस 21 को मैं लिख दे रहा हूं 7 गुना 3। इतना क्लियर है, ये बताइए, ये जो 21 है इसको मैं लिखा अब इस 8 को देखो, अब इस 8 को मैं लिख रहा हूं 2 गुना 2 गुना 2, ये जो 8 है, तो 2 गुना 2 करोगे 4 मिलेगा, फिर 4 गुना 2 करोगे 8 मिलेगा। अब ये जो 7 है, इस 7 को मैं सिर्फ 7 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये जो 6 है, इस 6 को मैं लिख रहा हूँ 3 गुना 2। ठीक है, ये 3 गुना 2 हो गया। ठीक है, अब समझ में आया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, तो 2 बार 7 है तो एक बार मैं 7 को बाहर लिख दिया। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 2 बार 3 था तो एक बार मैं 3 को बाहर लिख दिया। ठीक है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो 2 बार था तो एक बार बाहर लिख दिया, और एक बार 2 यहां है और एक बार 2 यहां है, तो 2 2 का जोड़ा बना, ये 2 आ गया पास। अब इन सभी को आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 21 इंटू 4 यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर हमें सिर्फ त्रिभुज की 3 भुजा दी गई है ना, कोई भी ऊंचाई नहीं दिया गया, आधार नहीं लिखा गया, सिर्फ 3 भुजा पता है, तो यहां से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्लियर है, इतना समझ में आया,
ये बताइए, इतना समझ में आया तो बताइए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आमतौर पर कहां पर करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज के लिए करेंगे, जब तीनों ही भुजा दी गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर पोल सेक्शन में देना है, काफी कम समय दिया जाएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे। ठीक है, पूछा जा रहा है अगर त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई है तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा, अर्ध परिमाप पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, ए बी सी या डी, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। चलिए, काफी कम आंसर आए हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का आधा, परिमाप क्या होता है, तीनों ही भुजा का योग, है ना। अगर नाम को ही समझ जाओगे तो आंसर आप काफी आसानी से कर लोगे। 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा। पांच सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल एंड कर रहा हूं। ये क्वेश्चन काफी आसान सा था। अगर तीनों ही भुजा ए बी सी अगर दी गई है आपको, तो आप क्या बोलोगे, इसका परिमाप अगर आपसे पूछा जाए, है ना, अगर आपसे परिमाप पूछा जाए तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, तीनों ही भुजा को जोड़ दोगे, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन पूछा जा रहा है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और परिमाप का आधा होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी करके इसको 2 से आप भाग लगा दोगे, है ना। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। तो जब भी सेमी पेरीमीटर यानी एस का मान पूछा जाए, क्या करोगे, तीनों ही भुजा को जोड़ोगे, 2 से भाग लगा दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, एस का मान। ऑप्शन सी में जो है ये पेरीमीटर यानी परिमाप दिया गया है। ऑप्शन बी कुछ भी नहीं होता इस तरीके का। ऑप्शन ए जो है ये हीरोन्स का फॉर्मूला लिखा गया है, आपसे अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होता। अगर आपसे बोला जाता कि त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और वर्गमूल लगाते, तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये समझ में आया, ये समझ में आया तो लिख के बताइए, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछिए। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, तो आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो।